हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। और मैंने कल प्रॉमिस किया था कि आज से मैं सीरीज़ स्टार्ट करूंगा आपके सारे एग्ज़ाम्स के लिए, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाते। तो आज मैं मौजूद हूं आपके सामने। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। बहुत सारे बच्चों ने कल से, जब से मैंने अनाउंस किया था कि मैं आज से आप लोगों के सामने आऊँगा सीरीज़ लेके, तो काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे कांटेक्ट किया कि सर एसी सर्किट की थ्योरी जो है भैया हमें समझ में नहीं आई है, या हमारे यहाँ ठीक से नहीं पढ़ाई गई, या जो भी बहुत सारे रीजंस बताए। आई डोंट वांट टू टॉक ऑल दोज रीजंस ओवर हेयर। तो आप प्लीज़ क्या ऐसा कुछ कर सकते हो कि फटाफट जो है हमारा एसी सर्किट 100% जो है कंप्लीट हो जाए। तो मैंने एक बहुत सारी चीज़ों को फटाफट एसिमुलेट किया, लिखा और आपके सामने आज लेके आ गया हूँ, जिसमें बहुत तेज़ तरीके से आप पूरा एसी सर्किट रिवाइज कर लेंगे। चाहे आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे जेईई एडवांस दे रहे हो, चाहे बिटसेट दे रहे हो, मणिपाल दे रहे हो, वीआईटी दे रहे हो, नीट दे रहे हो, या कोई भी और एग्ज़ाम दे रहे हो। अभी आपके लिए ये जो वीडियो जितनी भी देर की होगी, मुझे नहीं पता कितनी देर की होगी, बट बहुत बड़ी नहीं होगी, ये बिल्कुल श्योर है, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो का इस समय कोई मतलब बनता नहीं है ना। तो फटाफट हम लोग बात करते हैं और शुरू करते हैं अपनी सीरीज़ को। तो आज हम लोग जो इस लेक्चर के अंदर कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम लोग एसी सर्किट्स की। और ये जो नोट्स हैं, जो इसके नोट्स हैं, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों पे मिल जाएंगे। दोनों के लिंक जो हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं। आप वहाँ से ये नोट्स जो हैं कलेक्ट कर सकते हैं। ये हमेशा आपके साथ बने रहेंगे। चलिए फटाफट देखते हैं एसी सर्किट्स। जब भी हम एसी सर्किट्स की बात करते हैं तो एसी को, जैसे अभी तक आपने देखा था कि क्या था कि जब जब आप ऐसे बैटरी दिखाते थे तो ये बात होती थी डीसी सर्किट की, है ना। और जब हम एसी सर्किट की बात करते हैं तो उसका सिंबलाइजेशन जो है वो इस तरीके से होता है, यानी एक सर्किल के अंदर साइन वेव लगाते हैं, ठीक है। कोई भी करंट जो पीरियोडिकली चेंज करता है अपने आप को, अपनी डायरेक्शन को, उस करंट को हम लोग अल्टरनेटिंग करंट या एसी करंट कहते हैं। नॉर्मली हम लोग साइन वेव पढ़ते हैं, ये वाली जो वेव है साइन वेव पढ़ते हैं। हमारा मोस्टली जो आप कह सकते हो कि जो हमारी थ्योरी है पूरी बेस्ड होती है जेईई की और नीट की साइन वेव के ऊपर, बट ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि साइन वेव पर ही क्वेश्चन बने। क्वेश्चन कहीं भी बन सकता है। तो जैसे ये मैंने आपको 4 एग्जांपल्स दिखाए हैं, इस वाले एग्जांपल को, इसको हम लोग कहते हैं सॉटूथ वेव, इसको हम कहते हैं ट्रायंगुलर वेव, इसको हम कहते हैं स्क्वायर वेव, ठीक है। तो किसी को कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल सी बात है कि सब अपना पीरियोडिकली डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो वोल्टेज है एसी सर्किट के अंदर वो दी जाती है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट जो है वो दिया जाता है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई मैंने एक ले लिया है, जिसको हम फेज डिफरेंस बोलते हैं। यहाँ पर V एंड I जो हैं इनको आप क्या बोलते हैं, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ हैं। ये क्या हैं, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ हैं, ये सारी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ हैं। और जो V नॉट एंड आई नॉट हैं, ये क्या हैं, ये पीक वैल्यूज़ हैं। इनको क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं ये पीक वैल्यूज़ हैं, या मैक्सिमम वैल्यूज़ भी इनको बोला जा सकता है। ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, सब लोग जानते हैं ये बात, है ना। मैं कोई नई चीज़ इसमें नहीं बता रहा। ओमेगा की वैल्यू 2πf होती है, और आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे आने वाले हैं, स्किप बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो है इंडिया के लिए 50 हर्ट्ज़ है, ठीक है। अगर आपको नहीं भी दी हुई है तो इंडिया में आप 50 हर्ट्ज़ लगा सकते हैं, और अगर यूएस के बेस्ड क्वेश्चन होगा तो 60 हर्ट्ज़ की बात कर सकते हैं। और अगर हम 50 हर्ट्ज़ लगाते हैं तो ओमेगा की वैल्यू जो होती है 314 बन जाएगी, क्योंकि 2 इंटू 3.14 इंटू 50 314 बन जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया फाई जो है वो फेज डिफरेंस है। इसके बाद एवरेज वैल्यू ऑफ करंट आती है। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट जो है उसको हम लिखते हैं 2 आई नॉट बाई पाई, या जिसको हम 0.636 आई नॉट भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर बन जाया करता है। सिमिलरली एवरेज वोल्टेज की वैल्यू भी जो है 2 वी नॉट बाई आई पाई लिख सकते हैं, या 0.636 वी नॉट लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर IRMS की वैल्यू है, तो IRMS जो है आई नॉट बाई रूट 2 होता है। सब लोग ध्यान रखेंगे, और मुझे लगता है सबको ध्यान भी होगा। सिमिलरली VRMS की वैल्यू वी नॉट बाई रूट 2 है, ठीक है। 3 एलिमेंट्स हम एसी सर्किट के अंदर करेक्ट कर सकते हैं। ये रेजिस्टेंस होता है, ये कैपेसिटेंस होता है, और ये इंडक्टेंस होता है। मुझे लगता है सबको ये बात पता होगी कि मैं कोई भी कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रहा आपको IRMS या एवरेज वैल्यू वगैरह की, क्योंकि उसकी अभी आज की डेट में कोई रिक्वायरमेंट अब बनती नहीं है, क्योंकि समय बहुत कम है और बात हमारी रैपिड रिवीजन की हो रही है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, एक एक करके हम एलिमेंट लगा के देख रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, रजिस्टर लगाया है एसी सर्किट के अंदर। जब हम एसी सर्किट के अंदर रजिस्टर लगाते हैं
तो उसका जो AC वोल्टेज है वो तो हमारा कितना है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है, और I जो है वो V बाई आर है, यानी वी नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी हो जाता है, यानी I की वैल्यू I नॉट साइन ओमेगा टी रहती है। अगर आप अब V को और I को देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी और I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, यानी इनके बीच में कोई भी फेज का डिफरेंस नहीं है। जब एक जीरो है तो दूसरा जीरो है, जब एक मैक्सिमम है तो दूसरा मैक्सिमम है। तो इसको हमने ग्राफ पे प्लॉट करके दिखाया है आपको यहाँ पर, कि आप देख सकते हैं कि वोल्टेज और करंट के बीच में कोई भी फेज लैग नहीं है। ब्लैक कलर से वोल्टेज दिख रही है, रेड कलर से करंट आपको दिखाई दे रहा है। सिमिलरली जब हम कैपेसिटर लगाते हैं तो कैपेसिटर में भी हमने कैपेसिटर लगाया, उसके अक्रॉस एक AC वोल्टेज लगा दी, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और हमने उसका ये करंट को कैलकुलेट करा। तो हम लोग जानते हैं Q इज इक्वल टू CV होता है, हमने C उसको पुट कर दिया, I को dQ बाई dt कर दिया, तो इससे हमें जो मिल गया वो हमें मिला I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। यानी यहाँ पर जो दिख रहा है आपको वो क्या दिख रहा है कि करंट इज लीडिंग द वोल्टेज, करंट जो है वोल्टेज से आगे है, करंट इज लीडिंग द वोल्टेज, ठीक है। और कितने से वोल्टेज से लीड कर रहा है, बाई पाई बाई 2। इसको आप उल्टी तरीके से भी बोल सकते हैं, वोल्टेज इज लैगिंग विद द करंट। इसको दूसरी तरीके से क्या बोल सकते हैं कि वोल्टेज इज लैगिंग विद करंट। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं शायद, वोल्टेज इज लैगिंग विद करंट बाई पाई बाई 2, ठीक है। अब हमने जब इसको देखा तो I नॉट की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो यहाँ से क्या दिख रही है, 1 अपॉन ओमेगा सी दिख रही है, और 1 अपॉन ओमेगा सी को हमने XC बोला। XC को हम क्या बोलते हैं, XC को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। XC को क्या बोलते हैं हम लोग, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो इसका भी आप अगर ग्राफ प्लॉट करके देखेंगे तो आपको ये दिख रहा है कि पाई बाई 2 से लीड कर रहा है, यानी जब करंट जीरो है तो वोल्टेज देखिए क्या है, मैक्सिमम है, और जब करंट मैक्सिमम है तो वोल्टेज जीरो है, तो यानी ये पाई बाई 2 से लीड कर रहा है। फिर हमने क्या करा, हमने इंडक्टर को लगाया, और इंडक्टर को लगा के जब हमने देखा तो उसमें करंट कैलकुलेट करेंगे तो हमने E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी जो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा था उसी थ्योरम को यूज़ किया। कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, तो I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 आ गया, यानी I जो करंट है यहाँ पे लैग कर रहा है वोल्टेज से, I इज लैगिंग विद V बाई पाई बाई 2। तो कैपेसिटर के केस में करंट लीड कर रहा था, वोल्टेज के केस में करंट लैग कर रहा है। अब आप देखेंगे हमने जब इसका ग्राफ प्लॉट किया है तो इस प्रकार का ग्राफ आ रहा है यहाँ पर, कि जहाँ पर करंट जो है लैग कर रहा है। और आपने दूसरा कंपैरिजन देखेंगे जहाँ पे आप देखेंगे कि XL जो है वो ओमेगा L आ गया, यानी ओमेगा L का मतलब होता है 2 पाई FL, और हम XL को बोलते हैं, क्या बोलेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। XL को हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। रैपिड डिवीजन चल रहा है, फटाफट देखते रहिए, सारे पॉइंट को नोट करिए और आपको मज़ा आएगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस, सॉरी मैंने रिएक्टिव लिख दिया, इंडक्टिव रिएक्टेंस होना चाहिए, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट अभी टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो एक्चुअली में जिस पे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। अब हम अगर RLC सीरीज सर्किट के अंदर कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन में हमें क्या देखा, हमें 3 तरीके के रेजिस्टेंस दिखे। एक रेजिस्टेंस जो प्योर रेजिस्टेंस है जिसको आप DC सर्किट से जानते हो, और AC सर्किट के अंदर 2 नए रेजिस्टेंस आए जिसको हमने कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस का नाम दिया। अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो 1 अपॉन ओमेगा सी है, और इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो ओमेगा L है। यानी आप कह सकते हो बहुत क्लियरली कि जो XL है आपका, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के या ओमेगा के, और XC जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ओमेगा के। यानी ओमेगा अगर बढ़ेगा तो XL बढ़ेगा, ओमेगा अगर घटेगा तो XC बढ़ेगा, और ओमेगा अगर बढ़ेगा तो XC घटेगा, है ना। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ये जो रेड कलर का ग्राफ जो देख रहे हैं वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। और अगर आप XL को ओमेगा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देख रहे हैं तो Y इज इक्वल टू MX जैसी लाइन आएगी, ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो आपको XL इज इक्वल टू ओमेगा L जो है स्ट्रेट लाइन दिख रही है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। और रेजिस्टेंस क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए उसकी वैल्यू इररिस्पेक्टिव ऑफ फ्रीक्वेंसी पूरे सर्किट में कैसी दिख रही है, आपको ग्रीन कलर की लाइन से कांस्टेंट दिखाई दे रही है। और यही बहुत मजे की बात है कि जो रिएक्टेंस है कैसे बिहेव करेंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी के साथ
जो रेजिस्टेंस है कैपेसिटर का और इंडक्टर का वो चेंज हो जाता है, जबकि रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहता था। तो डीसी सर्किट और एसी सर्किट के अंदर जो फर्क आपको नजर आ रहा है, जो एक तो वोल्टेज टाइम के साथ डिपेंडेंट है, साइनसॉइडल है, या हम लोग साइनसॉइडल की बात कर रहे हैं। करंट जो है वो टाइम पे डिपेंडेंट है, यानी करंट की जो पोलैरिटी है वो चेंज हो रही है, वोल्टेज की पोलैरिटी जो है वो चेंज हो रही है। और दूसरी जो खास बात दिखा दे रही है यहाँ पर, वो दिखाई दे रही है कि जो हमारा एक्सएल और एक्सी है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट है और वो चेंज कर रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हम लोग एक ही में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। मैं हमेशा जब भी क्लास में भी पढ़ाता हूँ तो एक ही साथ पढ़ाता हूँ कि आरएलसी सीरीज़ सर्किट की हम लोग बात करते हैं। तो अगर आप सीरीज़ में देखेंगे तो आपको ये बात अच्छे से ज्ञात है कि सीरीज़ के अंदर करंट जो होती है वो कांस्टेंट होती है ना। सीरीज़ के अंदर सारे एलिमेंट्स के अंदर करंट जो होती है कांस्टेंट होती है। अब अगर आप देखिए तो आपको ध्यान है कि जो आपकी वोल्टेज थी रेजिस्टेंस के केस में, वो और करंट जो थे सेम फेज में थे। तो वो और करंट अगर सेम फेज में थे तो जो वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर है वो इसी लाइन के अक्रॉस आनी चाहिए, है ना, वो इसी लाइन के अक्रॉस आनी चाहिए, इसलिए मैंने उसको लिख दिया वी आर यहाँ पर। और इंडक्टर के केस में आपको ध्यान है कि करंट क्या कर रही थी, इंडक्टर के केस में क्या हो रहा था, करंट जो थी वो लीड कर रही थी वोल्टेज को। इंडक्टर के केस में देखिए सब लोग को ध्यान है क्या हो रहा था, कैपेसिटर के केस में करंट लीड कर रही थी, और इंडक्टर के केस में करंट जो थी वो वोल्टेज से लैग कर रही थी, है ना। तो अगर हमें यहाँ पे करंट दिखाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है यहाँ पर VL दिखाएंगे और यहाँ पर हम VC दिखाएंगे, है ना। तो अगर हम इसको बना लें अलग से तो हमारा डायग्राम जो बनेगा वोल्टेज का वो कैसा बन जाएगा, वो ऐसा कुछ बन जाना चाहिए जिसके अंदर नेट जो आ गया यहाँ पे VL माइनस VC आ गया, और इधर जो आ गया वो VR आ गया। तो इसका जो नेट जो आप कहना चाहिए आपको जो वोल्टेज है उसको अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को मैं इस्तेमाल करूँगा। और मैंने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को जब हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम वेक्टर्स वोल्टेज को यहाँ पे फेज़र की तरह ट्रीट करते हैं, वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं, तो ये हमारी नेट वोल्टेज आ गई। तो नेट वोल्टेज अगर हम देखें अपनी तो हमारी कितनी हो गई, अंडर रूट ऑफ VL माइनस VC होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, ठीक है। अब VL को हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू XL, VC को क्या लिख सकते हैं, I इंटू XC, और VAR को क्या लिख सकते हैं, I इंटू R, है ना। तो सब में से I कॉमन आ जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, V इज इक्वल टू I बाहर आ गया मेरा, और अंदर बचा मेरा XL माइनस XC होल स्क्वायर प्लस R होल स्क्वायर, है ना। और अगर मैं V अपॉन I कहूँ तो ये नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट दे देगी, जिसको मैंने Z का नाम दे दिया, और जो ये Z है वो अंडर रूट ये बन गई मेरी XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यानी Z जो है उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। Z को क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, और Z की वैल्यू ये है। और आप फिर से देखेंगे अगर Z की वैल्यू जो है वो XL माइनस XC है, यानी ओमेगा L माइनस 1 ओमेगा C है, यानी जो इम्पीडेंस है वो भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। ये एंगल जो है ये फाई एंगल होता है, ठीक है, और इसको हम लोग फेज बोलते हैं, नेट फेज, यानी नेट वोल्टेज जो है वो करंट से जो है पाई डिग्री आगे है, क्योंकि VR और करंट एक ही डायरेक्शन में, ये आप लोग जान रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि वोल्टेज जो है वो करंट से 5 डिग्री का फेज पर है, या करंट जो है वो वोल्टेज से 5 डिग्री के लैग पर है, ठीक है। इसी में जो cos फाई बनता है, इस cos फाई क्या होता है, हमेशा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, यानी VR अपॉन V हो गया, यानी R अपॉन Z हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पावर फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो cos फाई हो गया, Z हो गया, पावर फैक्टर हो गया। पावर फैक्टर कैलकुलेट करने में आता है, तो यहाँ पे फिर से मैं बोल रहा हूँ कैसे पढ़ेंगे इसको, कि वोल्टेज जो है वो फाई एंगल से किसको लीड कर रही है, करंट को लीड कर रही है, या करंट जो है वो फाई एंगल से किससे लैग कर रहा है, वोल्टेज से लैग कर रहा है, ठीक है। नेट वोल्टेज है ये। तो ये बात हो गई हमारी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रेजोनेंस की। अब हम लोग इस रेजोनेंस में आने से पहले यहीं पे बात कर लेते हैं, जो हमने Z लिखा था, तो Z जो था वो था अंडर रूट, मैंने लिखा था क्या, XL माइनस XC का होल स्क्वायर, यानी मैं कह रहा हूँ ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। यानी ओमेगा को अगर हम चेंज करें
तो क्या कोई ऐसी वैल्यू आ सकती है जब ओमेगा एल जो है वो 1/ओमेगा सी के बराबर हो जाए? आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती है? तो इसका मतलब हो गया ओमेगा एल स्क्वायर का जो हो गया वो 1/LC के बराबर हो गया, यानी ओमेगा जो हो गया वो 1/√LC के बराबर हो गया, और ओमेगा को मैंने कह दिया 2πf। तो f जो हो गया मेरा 1/2π√LC हो गया, है ना। यानी ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और जब ये ऐसा होगा तो z की वैल्यू r हो जाएगी, और z जो होगा वो क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा, z मिनिमम हो जाएगा, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? r हो जाएगी खाली। और जब वैल्यू r हो जाएगी तो सर्किट कैसा बिहेव करेगा? प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो सर्किट कैसे बिहेव करेगा? प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं, ध्यान रखते हैं, क्योंकि यही सब पे क्वेश्चन बनेंगे, चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, चाहे बिटसैट हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। क्वेश्चन इसके बाहर नहीं बनता है, ठीक है। पैरेलल एसी सर्किट अभी कोर्स में नहीं चल रहा है, नहीं है। जे एडवांस के लिए मैं कल से स्टार्ट कर रहा हूँ 10 प्रेडिक्टिव क्वेश्चंस फॉर जे एडवांस एंड 10 प्रेडिक्टिव क्वेश्चंस फॉर नीट। तो कल से 2 वीडियो हमारे चैनल पर आएंगे, 10 ऐसे क्वेश्चन जिसको प्रेडिक्ट किया जा रहा है जेई 2024 के लिए, और जिनको प्रेडिक्ट किया जा रहा है नीट 2024 के लिए, डेटा बैक्ड एनालिसिस बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके थ्रू हम 10 क्वेश्चंस को प्रेडिक्ट करके आपके सामने कल से लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो रेजोनेंस की बात करते हैं। रेजोनेंस का में क्या है? नेट रिएक्टेंस 0 है, मतलब रिएक्टेंस का मतलब हो गया कि XL माइनस XC जो है ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी 0 हो गया, यानी XL XC के बराबर हो गया, मैं आपको बता दिया हूँ। इम्पिडेंस Z हो गई, मिनिमम हो गई, प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो गया। पीक वैल्यू ऑफ द करंट जो है वो E0/Z थी, जो E0/R हो गई, क्योंकि सर्किट कैसा बिहेव कर रहा है? प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये करंट जो होगी वो मैक्सिमम हो जाती है, ये करंट जो होती है ये मैक्सिमम होती है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दी। जब प्योर रेजिस्टेंस सर्किट हो जाएगी तो वोल्टेज और करंट जो हैं वो दोनों फेज में हो जाएंगे। फिर पावर फैक्टर मैंने आपको सिखाया था, पावर फैक्टर मेरा कितना था? पावर फैक्टर था मेरा R/Z। अब Z भी R के बराबर है, इसलिए R/R यानी पावर फैक्टर किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर हो गया। cos फाई मैंने आपको सिखाया है, अभी R/Z होता है, Z खुद R हो गया, तो R/R इज इक्वल टू 1, यानी पावर फैक्टर 1 हो गया। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो आई वो R के इंडिपेंडेंट हो गई, क्योंकि आप देख रहे हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ये जो है ये है 1/2π√LC, इसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ R है। और लास्ट बात है कि सीरीज LCR सर्किट बिहेव लाइक ए प्योर रेजिस्टिव सर्किट एट रेजोनेंस, ये मैंने आपको पिछले पेज पर भी लिखवा दिया था। तो ये अब जब क्वेश्चन आता है जेई के अंदर, नीट के अंदर, बिटसैट के अंदर, कहीं पर भी, वीआईटी के अंदर, मणिपाल के अंदर, जितने भी एग्जाम दुनिया में होते हैं, तो डायरेक्ट रेजोनेंस लिखे ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट रेजोनेंस बहुत कम क्वेश्चंस के अंदर लिखा जाता है। वो कैसे लिखते हैं? इसमें से कोई पॉइंट देंगे कि करंट मैक्सिमम है, इंपीडेंस मिनिमम है, पावर फैक्टर यूनिटी है, मतलब 1 है, सर्किट प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। तो इन पॉइंट में से कोई एक हिंट आपको दिया जाएगा, जिससे आपको जो है वो पता चलेगा कि जो सर्किट है वो रेजोनेंस पर है, और फिर आप उसकी कैलकुलेशन कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए। सीरीज LCR सर्किट इज मोर सेलेक्टिव व्हेन रेजोनेंस ऑफ द सर्किट, व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज स्मॉल, ठीक है। तो ये प्लीज इस चीज को बहुत याद रखिएगा कि सर्किट जो होता है मोर सेलेक्टिव हो जाता है जब रेजिस्टेंस सर्किट की क्या होती है? स्मॉल होती है। और मैंने डायग्राम के थ्रू आपको दिखाया भी है कि जब रेजिस्टेंस कम है तो देखिए कि पीक वैल्यू हाई हो रही है, और जो सेलेक्टिविटी है, जो पीक है, वो शार्प होती जा रही है, ठीक है। ये मैंने एक टेबल बना दी है आपके लिए, जिससे कि आपको हमेशा याद रहे कि एसी सर्किट के अंदर डिफरेंट सिनेरियोज में क्या है, क्योंकि ये फास्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन है, और मेरा जो मोटिव है वो ये है कि आधे घंटे से 40 मिनट के अंदर आपको एसी सर्किट्स में जो है पूरा रिवीजन मैं करा पाऊँ और मास्टरी भी करा पाऊँ, जिससे कि आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए तो एटलीस्ट आप उसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं HP की हाफ पावर फ्रीक्वेंसी की। क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल, इसलिए हमने इस पर बात कर ली। वो फ्रीक्वेंसी जिस पे पावर हाफ हो जाती है उसको हाफ पावर फ्रीक्वेंसी
कहा जाता है। ठीक है, तो आपको डायग्राम से दिख रहा है कि ये जो हमने रेजोनेंस का कर्व बनाया है, इस पे जहाँ पर ये हाफ हो गई है, इसको हाफ पावर फ्रिक्वेंसी कह दिया है, और द करंट इन द सर्किट एट द हाफ पावर फ्रिक्वेंसी इज रूट 0.007 या √2 टाइम्स हो जाता है। तो ये पॉइंट सारे आपको ध्यान रखने हैं देर, और क्योंकि हाफ पावर 2 बार होगी, एक बार लेफ्ट पे और एक बार राइट पे, तो 2 हाफ पावर फ्रिक्वेंसी हैं, एक को हमने ω1 कह दिया, एक को हमने ω2 कह दिया, और यहीं से क्वेश्चन बनता है कि बैंडविड्थ किसको कहते हैं। तो बैंडविड्थ जो है वो ω2 माइनस ω1 को हम लोग बैंडविड्थ कहते हैं। ठीक है, फॉर सीरीज रेजोनेंट सर्किट जो है इसकी वैल्यू को हम डेल्टा ओमेगा को कितना लिख सकते हैं, R/L लिख सकते हैं। ये चीज़ जो होती है रेडियो ट्यूनिंग में भी काम आती है। अगर आप लोगों को पता हो कि जब आप रेडियो को ट्यून करते हैं, देखिए आजकल डिजिटली करते हैं, और अगर थोड़ा पहले चले जाएं, अपने पापा से पूछेंगे, मम्मी से पूछेंगे, तो वो बताएंगे कि हम हाथ से एक नॉब घुमा के रेडियो को जो था वो ट्यून करते थे या FM को ट्यून करते थे। तो जब आप घुमाते हैं या डिजिटली आप दबाते हैं बटन को, तो बेसिकली आप क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं। और जैसी फ्रीक्वेंसी, आपको पता है फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, रेडियो की फ्रीक्वेंसी होती है 91.2, 93.7, 95.6, 102, है ना, सबको पता है। ऐसे टीवी की चैनल्स की भी फ्रीक्वेंसी होती है ना, ऐसी मोबाइल की भी फ्रीक्वेंसी होती है। तो आगे आगे बात करेंगे। तो जब आप वेव देते हैं, जब आप फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, तो जब रेजोनेंस होती है तो पीक करंट मिलता है, और पीक करंट का मतलब है कि आपको सिग्नल मिल गया, आपकी आवाज़ सबसे साफ दिखाई देने लगी, या टीवी का चैनल आपको सबसे साफ दिखाई देने लगा, या सॉरी सबसे साफ आवाज़ आपको, सबसे ऊंची आवाज़ आपको सुनाई देने लगी। तो यही कॉन्सेप्ट है जो बैंडविड्थ का कॉन्सेप्ट होता है। और आप देखते हैं कि एक रेडियो चैनल जो है थोड़ा आसपास भी सिग्नल पकड़ता है और पीछे भी सिग्नल पकड़ता है, तो बैंडविड्थ है जहाँ से पकड़ता है। बट जो पीक है, रेजोनेंस जहाँ पर है, वहाँ पे आपको साउंड की क्लैरिटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी। सिमिलरली टीवी चैनल, अगर आपको पुराने ज़माने में पापा मम्मी से पूछेंगे, आपने तो शायद नहीं देखे होंगे, जब नॉब वाले चैनल होते थे तब भी ऐसे ही सिचुएशन बनी रहती थी। आगे चलते हैं। क्वालिटी फैक्टर पर क्वेश्चन आता है, और बहुत सारे लोगों को क्वालिटी फैक्टर के बारे में शायद नहीं पता होता है। तो क्वालिटी फैक्टर क्या है, तो हमने जो है अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे बनाया है इसको, और क्वालिटी फैक्टर को जो डिफाइन किया जाता है, क्वालिटी फैक्टर डिफाइन करा जाता है इससे कि 2π इंटू मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड डिवाइडेड बाई एनर्जी डेसिपेटेड। ठीक है, और इसको जो हम लिखते हैं वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ यानी ω0 अपॉन ओमेगा से लिखते हैं। क्यू फैक्टर की वैल्यू यहाँ सर आ गई है, और इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं हम लोग वॉटलेस करंट की। वॉटलेस करंट वो करंट है जो वॉट मतलब वॉट किसकी यूनिट है, पावर की यूनिट है। यानी वो करंट जो पावर के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, वो करंट कौन सा करंट हो गया, वो करंट वॉटलेस करंट हो गया। जो करंट पावर के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, वो करंट क्या हो गया, वॉटलेस करंट हो गया। तो अगर हम लोग एवरेज पावर की बात करें, सभी को याद होगा जो हमारा एवरेज पावर होता है वो क्या होता है, वो होता है VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। यानी करंट का कौन सा कंपोनेंट पावर में कंट्रीब्यूट कर रहा है, cos फाई वाला जो कंपोनेंट है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो कौन सा वाला कंपोनेंट कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, साइन फाई वाला कंपोनेंट कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। इसलिए जो साइन फाई वाला कंट्रीब्यूशन है करंट का, जो साइन फाई कंपोनेंट है करंट का, उसी को हमने क्या नाम दिया जाता है, उसको नाम देते हैं हम लोग वॉटलेस करंट का। ठीक है, तो वॉट वाला करंट हो गया cos फाई वाला, और वॉटलेस करंट हो गया साइन फाई वाला। ठीक है, तो जो कंपोनेंट है वो साइन फाई वाला है। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, नॉर्मली जे एडवांस के लिए तो नहीं है, बट हाँ नीट बिट सेट वगैरह के लिए काम आएगा आपको। चोक कॉइल के ऊपर है, क्योंकि चोक कॉइल आजकल कोर्स में कुछ जगह पर है, एडवांस में तो नहीं लिखी हुई है वैसे एज सच। ट्रांसफार्मर भी नहीं लिखा, तो ट्रांसफार्मर तो मैंने अभी लिया भी नहीं है, वो एडवांस के बाद ले लेंगे जब हम बिट सेट की ओर जा रहे होंगे। और नीट के लिए ज़रूरत है तो नीट वालों के लिए मैं ट्रांसफार्मर का एक बना दूंगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन कितने आए हैं वो मुझे एक बार देखना पड़ेगा, शायद कम आते हैं, नहीं आए हैं। चोक कॉइल की बात करते हैं। चोक कॉइल क्या है, सबको पता है। चोक कॉइल घर के अंदर यूज़ होती है, ट्यूबलाइट के अंदर यूज़ होती है, हर जगह पर यूज़ होती है। जो जितनी भी चीज़ें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की यूज़ करते हैं सबके अंदर चोक कॉइल यूज़ होती है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने चोक कॉइल के लिए आपको लिख दिए हैं। ठीक है, इसको आप एक बार रेफ़र कर लीजिए, इसमें कुछ खास नहीं है रेफ़र करने के लिए, सिंपल है, रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट है और इंडक्टेंस होती है चोक कॉइल, तो इससे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है मैंने बहुत छोटे से पीरियड के अंदर एसी सर्किट्स आपको रिव्यू करा दिया है, पढ़ाया तो नहीं है बट रिव्यू करा दिया है। कल से 10 प्रोडक्टिव क्वेश्चंस फॉर जेई शुरू हो रहा है। आप सारे लोग प्लीज़ चैनल पर बने रहें, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। कल हम लोग मिलेंगे 10 प्रोडक्टिव क्वेश्चंस फॉर जेई एडवांस एंड 10 प्रोडक्टिव क्वेश्चंस फॉर नीट। तो कल होगी मुलाकात, और कल तक के लिए
आप लोग पढ़िए, रिवाइज कर लिया है अब आपने इसको, अब इसके फटाफट PYQ कर लीजिए, या जो आपके पास कोई भी स्टडी मटेरियल है उससे क्वेश्चन कर लीजिए। और अगर आप मुझे DM करेंगे वहाँ पर यूट्यूब के ऊपर, तो मैं भी आपके लिए एक असाइनमेंट व्हाट्सएप चैनल पे या टेलीग्राम चैनल पे इसी सर्किट्स का डाल दूंगा। ठीक है, तो वो रिक्वेस्ट होगी तो डालूंगा, रिक्वेस्ट नहीं होगी तो नहीं डालूंगा। ठीक है, चलो बाय फॉर नाउ, ज़्यादा टाइम नहीं खर्च करते हैं और कल मिलते हैं 10 प्रोडक्टिव क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।